नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो ज्योग्राफी से प्रश्न पिछले 28 वर्षों के दौरान पूछे गए हैं, उनको विस्तार से हल करेंगे। इन प्रश्नों की व्याख्या करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। ऑप्शन ए है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, ऑप्शन बी है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ऑप्शन सी है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और ऑप्शन डी है गांधी जी की गिरफ्तारी। तो असहयोग आंदोलन का स्थगन संबंधित ये घटनाएं हैं। तो यहाँ पे पूरे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको विस्तार से जानना अति आवश्यक है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड जो हुआ, जाहिर सी बात है कि उग्र भीड़ द्वारा जब पुलिस थाना को जलाया गया होगा तो इस गोलीकांड के बाद ही जलाया गया होगा। इसके बाद जो है गांधी जी को इस घटना के संबंधित जानकारी मिली हुई होगी, तो गांधी जी ने जो है देखा होगा कि हमारे आंदोलन में हिंसा हो गया, तो उसके बाद उन्होंने जो है इस आंदोलन का स्थगन कर दिया होगा। उसके बाद जो है गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है, ये सभी जो है क्रम से हैं। यानी कि सबसे पहले जो है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना की घटना हुई, उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया, इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। अगर इस घटना को विस्तार से जाने तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में यह घटना हुई थी। और यह घटना इतना महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में कि भारतीय इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज हो गई है। यह घटना, प्रश्न उठता है आखिर में हुई क्यों? तो शराब की बिक्री और जो खाद्य पदार्थ है उनके मूल्यों में जो है बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसके बाद जो है कुछ नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया था चौरी चौरा में। इसके परिणाम स्वरूप वहां जो नजदीकी थाना था, वहां के पुलिसकर्मी आए और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उन्हें मारने पीटने लगे। जो प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे नेता, उनकी पिटाई होने लगी। इसके बाद पुलिस द्वारा गोली फायरिंग भी की गई, हवाई फायरिंग की गई। और इस घटना से जो प्रदर्शनकारी थे, जब उन्होंने देखा कि उनके नेता की पिटाई हो रही है या उनके नेता को जो है मारा जा रहा है, तो विरोध प्रदर्शन चालू हुआ। और ये विरोध प्रदर्शन इतना भयानक हुआ कि सिपाही को भागकर जो है थाने में घुसना पड़ा। और जो भीड़ थी प्रदर्शनकारियों की, वो थाने में आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास से बाहर आए, उन्हें भीड़ ने मार डाला और पुनः उन्हें आग में फेंक दिया था। जो थाना को जलाया जा रहा था उस आग में फेंक दिया गया। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यानी कि जब भीड़ द्वारा थाने में आग लगाई गई तो जो अंदर पुलिस थे और जो भागकर अंदर गए थे पुलिस, वो सारे जल के राख हो गए और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी को इस घटना की खबर हुई। गांधी जी अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी के आंदोलन का सिद्धांत है अहिंसक तरीके से आंदोलन को लीड करना चाहते थे। जबकि उस समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान ये घटना हुई और हिंसा का प्रयोग किया गया यहाँ पर, जो गांधी जी के विचारधारा के खिलाफ था। फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ऐसे सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है, जिसमें हिंसा होती है। इस प्रकार जो है आप देख रहे हैं कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया जाना जो है वह चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड के बाद चालू हुआ। और गांधी जी द्वारा आंदोलन का जो स्थगन किया गया, वो कब किया गया था? गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन जो है 12 फरवरी 1922 को कर दिया गया। इसके बाद 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दे दी गई। तो इसमें सबसे पहले जो घटना हुआ है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड कब हुआ है? 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को
जो पुलिस गोली कांड हुआ है उसके बाद जो है जलाया जा रहा है। उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया जा रहा है और उसके बाद यानी कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की कारावास की सजा दी जा रही है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी क्रम सही है। अगला प्रश्न, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? ऑप्शन ए है बिहार उड़ीसा, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है मद्रास। यहां पे सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि लॉर्ड सिन्हा जो थे वह कहां के गवर्नर थे। तो इनका जो पूरा नाम था लॉर्ड सिन्हा का वह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए थे और ये प्रथम भारतीय थे जो बंगाल के एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त हुए थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय के काउंसिल में यानी कि परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा का गवर्नर पद पर इनकी नियुक्ति हुई, जो प्रशासन में उस समय उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया और 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। तो यहां प्रश्न था कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो चूंकि वो बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे और प्रथम भारतीय थे जो इस इतने बड़े प्रशासनिक पद पर पहुंचे बिहार उड़ीसा के, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। ऑप्शन ए है हरदयाल लाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, ऑप्शन बी है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ऑप्शन सी है विदेशी घटनाओं का प्रभाव और ऑप्शन डी है भारतीयों का मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को उस समय वापस ले लिया गया था जब चौरी चौरा में क्रांतिकारियों द्वारा अहिंसक प्रतिरोध के रूप में जो है हिंसक प्रतिरोध के रूप में जो है पुलिस थाने को जला दिया गया। यह हिंसा जो है महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ था। महात्मा गांधी का जो भी आंदोलन चल रहा था वह पूरी तरह जो है अहिंसक आंदोलन हुआ करता था। लेकिन जब यह हिंसक घटना हुई चौरी चौरा में जो गोरखपुर में है, गोरखपुर के नजदीक है, उसके बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था और यह ऐसा समय था जब असहयोग आंदोलन चरम पर था और भारत के सारे युवा पूरे जोश के साथ जो है इस आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दे रहे थे। जैसे ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया उसके बाद सारे युवा जो है निराश हो गए। इसके बाद शुरू हुआ क्रांतिकारी गतिविधियों का बढ़ना, जिसमें आप जानते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो नामक संस्था की स्थापना हुई, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ, इसमें 1900 काकोरी डकैती हुई जो 1925 में हुई। इस तरह की जो है क्रांतिकारी गतिविधियां जो हो रही थी 1900 लगभग 5 से लेकर जो हो रही थी 1913-15 तक हुई, 20 तक हुई लगभग, वह क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से जो है महात्मा गांधी के आंदोलन के रास्ते से हटकर जो है पुनः दोहराए जाने लगी। तो प्रश्न संख्या 3 था कि 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनरावृत्ति का कारण था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन किया जाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, स्वराज्य दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है रोलेट बिल सत्याग्रह, ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। जो स्वराज दल की स्थापना हुई किसके असफलता के बाद हुई? तो स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई। असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया, महात्मा गांधी को इसको एक ऐसे समय में वापस ले लिया गया जब ये आंदोलन अपने चरम पर था,
तो उसके बाद जो है कांग्रेस में जो है लोगों में जो है जो भी उसके सदस्य थे उनके बीच जो है आपस में ही मनभेद होना शुरू हो गया था। कांग्रेस का एक खेमा जिसका नेतृत्व सीआर दास और मोतीलाल नेहरू एवं अजमल खान कर रहे थे, वह चाहते थे कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी जो हैं वह विधान परिषदों यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार बंद कर दें। इनका विचार था कि वे असहयोग को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं अगर वे जो है विधान परिषद का सदस्य बन जाए। इन्हें जो है परिवर्तन समर्थक का नाम दिया गया। ये लोग जो हैं वो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे और कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे थे जो विधान परिषदों में प्रवेश के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। वे जो है सीआर दास, मोतीलाल नेहरू एवं अजमल खान का यह कहकर विरोध कर रहे थे कि ये जो है पद के लोभी हैं, ये पद प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए जो है ये जाना चाहते हैं, विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं, मौज मस्ती मारना चाहते हैं। तो इस तरह के जो मनभेद उत्पन्न हुआ था, इसके कारण जो है इनके बीच जो है कभी भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा था। जो लोग ये मतलब पक्ष ले रहे थे कि विधान परिषदों में प्रवेश करके ही हम कुछ सुधार ला सकते हैं, उन्हें परिवर्तन समर्थक कहा गया। इनमें शामिल थे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और अजमल खान। जबकि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया। इस विचारधारा के समर्थक थे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी। परिवर्तन विरोधियों ने विधान परिषदों में प्रवेश के प्रस्ताव का विरोध किया। इनका तर्क था कि संसदीय कार्यों में संलग्न होने से रचनात्मक कार्य जो है वह रुक जाएंगे। इसके बाद जब दोनों में एक सामंजस्य नहीं स्थापित हो रहा था एक निश्चित बिंदु पर, तो दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। इस अधिवेशन में सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने नए कार्यक्रम से संबंधित एक प्रस्ताव रखा तथा तर्क दिया कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा, वे या समाप्त हो जाएंगे। किंतु कांग्रेस का जो दूसरा खेमा था जिसको परिवर्तन विरोधी कहा जाता है, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, इसका तीव्र विरोध किया और प्रस्ताव का नामंजूर कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ स्वराज दल की स्थापना का कार्य। तो 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। सीआर दास इसके अध्यक्ष बने तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में ही प्रचारित किया, साथ ही साथ अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी जो है दोहराया। तो यहाँ प्रश्न था कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही होगा, असहयोग आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है तिलक एवं चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है गांधी एवं तिलक और ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की जो स्थापना हुई 1923 मार्च 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसको जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष बने स्वराज पार्टी के, उनका नाम था सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास, और जो इसके महासचिव बने उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी ने हमेशा जो कहा कि मैं कांग्रेस के सिद्धांतों पर ही स्वराज पार्टी चलेगी और अहिंसा का समर्थन करेगी, और कांग्रेस द्वारा जो असहयोग का प्रस्ताव रखा गया है उसका भी समर्थन करते हुए उसका हमेशा जो है पालन करेगी। तो स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है एस एन बनर्जी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है हकीम अजमल खान। वर्ष 1922 में चित्तरंजन दास जेल से रिहा हुए। चित्तरंजन दास जब जेल से रिहा हुए तो इन्हें जो गया का अधिवेशन हुआ, सम्मेलन हुआ, उसमें इनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो यहाँ प्रश्न था कि 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ए, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया?
ऑप्शन ए है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1939 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी में। वर्ष 1919 के एक्ट में इस बात को कहा गया था कि जो संवैधानिक सुधार 1919 के एक्ट में किया जा रहा था उसको समीक्षा किया जाएगा 10 वर्षों के पश्चात और एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा ताकि वह जो 1919 का एक्ट है उसका क्या प्रभाव पड़ा उसका समीक्षा कर सके। आयोग को यह देखना था कि अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा और उत्तरदायी शासन जो भारतीयों के लिए स्थापित करने की बात की गई थी वह कहां तक स्थापित कर पाया। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही यानी कि 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। इसी कारण इसको जो है व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया और कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन संवैधानिक सुधारों यानी कि 1919 के एक्ट के द्वारा जो सुधार किए गए थे उसी की समीक्षा करने के लिए 3 फरवरी 1928 को बंबई में पहुंचा। तो प्रश्न था कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को। कहां पहुंचा सबसे पहले? बंबई में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। यहां प्रश्न है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह कथन जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। वर्ष ऑप्शन ए है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1939 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी में। जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ पारित वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। यह 1929 में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा 1929 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा बी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने उठाया? ऑप्शन ए है मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। जो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज का पताका फहराया था उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब प्रश्न ये उठता है कि पूर्ण स्वराज का पताका जो है कब फहराया गया? तो पूर्ण स्वराज दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक नियमित अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था। इस अधिवेशन के वे अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू को जो अध्यक्ष बनाया गया इस अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में, वह महात्मा गांधी के सिफारिश पर बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष चुने जाने के 2 महत्वपूर्ण कारण थे इस अधिवेशन के। पहला, उनके पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लिया था और दूसरा, गांधी जी का उन्हें
पूर्ण समर्थन प्राप्त था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1929 के जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जो भारतीय इतिहास में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, तो उसके पीछे दो वजह क्या थी? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उनके पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव रखा था, उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया था, और दूसरा, गांधी जी का उन्हें पूर्ण समर्थन प्राप्त था। लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें अन्य जो मांगे थी वो इस प्रकार था। पहला, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा, प्लस पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने सदैव के लिए अपना मुख्य लक्ष्य घोषित कर लिया। तीसरा, कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व तो सौंपा गया, जिसमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। और 26 जनवरी 1930 के दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का डिसीजन लिया गया। इसी के कारण 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब प्रश्न यह उठता है कि 26 जनवरी 1930 को जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसमें मुख्य बिंदु मतलब क्या लिया गया पूरे देश स्तर पर? तो पूरे देश स्तर पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था, और लोगों के द्वारा यह जो सभा आयोजित की गई प्रत्येक जगह पर, भारत में अलग अलग जगहों पर, उसमें लोगों के द्वारा यह शपथ ली गई कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है हम लोगों का, यानी कि जो मानव का स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता है। और कहा गया कि सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था में हमारी मातृभूमि से अलग हमें नहीं किया जा सकता है। और यह भी कहा गया कि अंग्रेज ऐसे प्रशिक्षण दे रहे हैं जो हमें गुलामियों के बेड़ियों में जकड़ रहे हैं, इसलिए जो है हमें अपने सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था को अपनाना चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का भी उसमें मिश्रण होना चाहिए। इन लोगों ने यह निर्णय लिया कि विदेशी शासन ने चारों ओर से जो भारत का नाश कर रहा है, उसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना है। अगर आत्मसमर्पण हम लोग करते हैं तो यह ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन, विदेशी शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भूलाबाई देसाई, ऑप्शन डी है सरदार पटेल, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। जो 1933 ईस्वी में जो समाजवाद का समर्थक था वह जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति थे जो ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद जो सोवियत संघ था, सोवियत रूस था, उसके समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? ऑप्शन ए है मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है मौलाना हसरत मोहानी। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में ही सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी उस समय इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। तो किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मौलाना हसरत मोहानी। अगर प्रश्न उठता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में इस मांग को उन्होंने उठाया, तो 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में। यह भी प्रश्न उठता है कि 1921 में जब पहली बार
मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई कांग्रेस के अधिवेशन में, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हकीम अजमल खां। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा कब हुई? ऑप्शन ए है 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1930 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, यानी कि दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। वे साबरमती आश्रम से, जो गुजरात में स्थित है, 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए निकल पड़े। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचकर सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक उठाकर जो है नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़ते ही औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो गया। इस आंदोलन के महात्मा गांधी को इस तरह फॉलो करने के बाद जो है देश के विभिन्न भागों में जो है आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालचारी ने नमक कानून के संदर्भ में सत्याग्रह किया। तो दांडी यात्रा कब हुई? 1930 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? ऑप्शन ए है चौकीदारी, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है मलबा, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो जो बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जिस कर का विरोध किया था वह था चौकीदारी कर, यानी कि चौकीदार रखा जाता था, उसके बदले में जो है टैक्स दिया जाता था, और ब्रिटिश सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाता था कि चौकीदार आपकी रक्षा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए। महात्मा गांधी ने जब 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा की शुरुआत की, तो उन्होंने साबरमती से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया था। इसी अवसर पर बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में बहुत अधिक सफल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ऑप्शन ए है अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी है अली बंधु, ऑप्शन सी है अंसारी बंधु, और ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। यहां मौलाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अब्दुल गफ्फार खां ने 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इसके सदस्यों को जो है लाल कुर्ती जो है ड्रेस के रूप में दिया गया था। इसके कारण जो है इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों को राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद करने के लिए प्रेरित किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोध आंदोलन संगठित किया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन का, और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन का। बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा बी। इसमें जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन स्वतंत्रता मनाने के संदर्भ में बेगूसराय के ग्रामीणवासियों ने उपमंडल अधिकारी को खदेड़ते हुए गड्ढे में भगा दिया था और 146 बार जब गोलीबारी की गई ब्रिटिश सैनिकों द्वारा, तब जाके किसी भी तरह उपमंडल अधिकारी बचाए जा सके। इसी समय जो है चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन हुआ था।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। ऑप्शन ए है रचनात्मक कार्यों को, ऑप्शन बी है हिंसा के सीमित उपयोग को, ऑप्शन सी है अंग्रेजों से समझौते पर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब असफलता हुई तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को चलाने के ऊपर विशेष बल दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया और वे जो है सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का भी निश्चय किया उन्होंने। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को कि समाज में जो विभिन्न तबके हैं, हरिजन हैं, उनको कैसे जो है हम एक मुख्य धारा में ला सकें, उनको जो है छुआछूत से उनको छुटकारा दिलाया जा सके, इस तरह के कार्यक्रम पर उन्होंने विशेष बल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ऑप्शन ए है मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ए मौलाना मोहम्मद अली, क्योंकि यही वे व्यक्ति थे जो लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। अब प्रश्न ये उठा था कि जो गोलमेज सम्मेलन था वो क्यों बुलाया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन जो था वह साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुई थी, इसी के सिफारिशों पर डिस्कशन करने के लिए बुलाया गया था। इस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराश एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। भाग लेने वालों में शामिल थे तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी आगा खा, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एमआर जयकर और भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नेता थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन, उसमें वे शामिल हुए थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा ए मौलाना मोहम्मद अली। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन ए है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1932 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1933 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है आप जानते हैं कि 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वह 1932 में हुआ था। अगर देखा जाए तीनों जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, उनका समय अगर देखा जाए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का समय था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक, यह लंदन में आयोजित हुआ था। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वह 7 सितंबर 1931 से लेकर 1931 तक चला था। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। और लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक चला था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वह 1932 में हुआ था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा। तो दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी और आने वाले समय में भी आपके सामने इसी तरह के प्रश्न मैं लाता रहूंगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने
टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और टारगेट विद नीतीश की पहुंच जो है अपने सारे उन मित्रों के पास पहुंचा दें जो पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ, एक नए भाग के साथ, कुछ नए तरीके के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ विदा।